लास्ट क्लास तक वी हैड डन इंडक्टिव इफेक्ट ना, इंडक्टिव इफेक्ट हमारा खत्म हो गया था। अब आज हम स्टार्ट करें रेजोनेंस इफेक्ट। तो हेडिंग डाल दो रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, जस्ट लुक एट ओवर हियर कि मान लो हमारे पास एक ये स्ट्रक्चर है, दिस इज ऑफ कार्बोनेट आयन, ठीक है, वी ऑल नो ये हमारा कार्बोनेट आयन है, राइट। या फिर हम बेंजीन का भी अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, पर ये हमारे पास मान लो कार्बोनेट आयन है। तो इस कार्बोनेट आयन के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहे हैं यहाँ पर, मतलब कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, एक डबल बॉन्ड है और 2 सिंगल बॉन्ड। एंड जो डबल बॉन्ड होता है वो थोड़ा छोटा होता है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड्स के। तो होना क्या चाहिए था, ये 2 बॉन्ड लंबे होने चाहिए थे और ये बॉन्ड छोटा होना चाहिए था, है ना। लेकिन जब कुछ टेक्निक्स हमारे पास डेवलप हुई, स्पेक्ट्रोस्कोपी और वगैरह टेक्निक हमारे पास आई, तो वहां से जब इनको मेजर किया, इनकी लेंथ को मेजर किया गया, बॉन्ड लेंथ को, तो इट वाज फाउंड कि इनकी जो बॉन्ड लेंथ थी वो आपस में बराबर थी। तीनों बॉन्ड जो थे वो बराबर लेंथ के थे। अगर तीनों बॉन्ड्स की लंबाई जो है वो बराबर है, तीनों बॉन्ड्स की लेंथ बराबर है, तो है कितनी वो, दैट वाज फाउंड दैट वाज इन बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड। मतलब डबल बॉन्ड से छोटा बट उस डबल बॉन्ड से बड़ा, बट सिंगल बॉन्ड से छोटा, तो कुछ बीच में लाई कर रहा था। तो फिर सोचेगा कि इसका रीजन क्या हो सकता है। तो इसका रीजन ये बताया गया कि जो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड्स हैं, दे आर नॉट परमानेंटली लोकेटेड। ये इंटरचेंज अपनी जगह बदल सकते हैं, ये परमानेंटली लोकेटेड नहीं होते। तो व्हाट कैन हैपन इज कि डबल बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो गया और यहाँ से लोन पे इधर ट्रांसफर हो सकता है, और ये हमारा रेजोनेंस बन गया लाइक दिस। ये नेगेटिव हो गया, यहाँ पर अब ये डबल बॉन्ड बन गया। नेगेटिव मतलब ये इंडिकेट नहीं कर रहे हैं उसको नेगेटिव को, बट ये काम होता है, CO3 नेगेटिव है ना। उसके बाद फिर ये हो सकता है कि यहाँ से ये बॉन्ड फिर से इस पे ट्रांसफर हो जाए, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर हो जाए, तो आगे कुछ ये बन जाएगा, दिस इज एन ऑक्सीजन विद 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड दिस इज, ये कुछ बन सकता है। एंड दिस कैन गो वाइस वर्सा, ये वापस यहाँ से यहाँ पहुंच सकता है और फिर ये हमारा यहाँ से यहाँ पहुंच सकता है एंड सो ऑन, ये वापस चला जाएगा। दैट मींस कि ये जो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की पोजीशन है, इट इज इंटरकन्वर्टिबल, ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकती है। और इसका जब रेजोनेंस हाइब्रिड हमने बनाया कि अगर मैं इन तीनों का मिक्सचर एवरेज बनाऊं क्या होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड का इंडिकेटेड बाय दीस 3 लाइंस। तो हाइब्रिड अगर हम बनाएं तो हाइब्रिड कुछ ऐसा बनता है, ये ऑक्सीजन, दिस इज पार्शियल डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन, दिस इज पार्शियल डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन एंड दिस इज पार्शियल डबल बॉन्ड। तो दिस इज द स्ट्रक्चर, और इसके ऊपर हमारा आ जाता है 2 नेगेटिव। तो यहाँ पर हम देखें तो ये तीनों बॉन्ड दिख रहे हैं, ये तीनों ही पार्शियल डबल बॉन्ड्स हैं। तो तीनों बॉन्ड एक जैसे हो गए, एक जैसे हो गए, इनकी लेंथ बराबर होगी, है ना। और बराबर भी कितनी होगी, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की लेंथ के बीच में कुछ इसकी लेंथ लाई करेगी। सो दिस इज इट, क्लियर। तो इसको लिख लेते हैं फिर, इसको लिख लेते हैं फिर, तो लिखो, नोट करो। सर ये ऊपर 2 नेगेटिव क्यों आया है? 2 नेगेटिव कार्बोनेट आयन है ना, पूरे के ऊपर 2 नेगेटिव होता ही है, CO3 2 नेगेटिव होता है ना, ठीक है। ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाए हैं ये CO3 2 नेगेटिव के बने हैं। ये तीनों स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, और ये जो है इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, यू कैन राइट दिस, नोट कर लो। आफ्टर दिस हम पर्टिकुलरली लिखते हैं कि बेंजीन रिंग के अंदर जो रेजोनेंस है उसका क्या मतलब है और इसका सिग्निफिकेंस कहाँ से आया। तो इसकी छोटी सी कहानी है। ये सब स्टार्ट होता है फ्रॉम अ पर्सन नोन इज हुज नेम इज ऑगस्ट कैक्युले, राइट। नाम सुना होगा, 11th में हाइड्रोकार्बन में सुना है, ऑगस्ट कैक्युले। ऑगस्ट कैक्युले इज द पर्सन, ऑगस्ट कैक्युले। अभी ऑगस्ट कैक्युले ने क्या किया था, इन्होंने ही इज द पर्सन हु एक्चुअली गेव द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ओके। और वो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कैसे दिया, कुछ बातें बेंजीन रिंग के बारे में बिल्कुल हमको वेल एस्टेब्लिश पता थी कि बेंजीन के बारे में होती हैं। जैसे
बेंजीन का फॉर्मूला पता था कि C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला होता है, ये पता था कि बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड होते हैं। अब ये बात कैसे पता थी, ये कुछ रिएक्शंस हैं दैट वो अभी हमको जरूरत नहीं है, 12th में जरूरत नहीं पड़ेगी, 11th में हाउएवर वी रिक्वायर, बट ये हमारा मतलब C6H6 हो गया, 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, बिकॉज वो ट्राईओजोनाइड बनाता था, ओजोन से रिएक्शन करके ट्राईओजोनाइड बनाता था, 3 डबल बॉन्ड पता था। एंड वन मोर थिंग, एक हमको था कि ऑल कार्बन आर आइडेंटिकल, मतलब सारे के सारे कार्बन जो है उनका हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सब कुछ सेम है। ये 3 बातें हमको पता थी। अब ये सिर्फ ये 3 बातें, सोचो आपको अगर बेंजीन का ये स्ट्रक्चर नहीं पता हो तो इन 3 बातों को इमेजिन करके, एंड उस वक्त रिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हमको स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन के बारे में जानते थे, रिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, खास करके बेंजीन रिंग का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये स्ट्रक्चर बनाना इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क कि 6 कार्बन की चेन रखनी है, 6 ही हाइड्रोजन रखने हैं, उसमें 3 डबल बॉन्ड भी आ जाने चाहिए और सारे कार्बन एक जैसे होने चाहिए। सो ऑगस्ट केकुले के दिमाग में लगातार ये चीजें घूम रही थी, ही वाज स्टडीइंग अबाउट इट कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज इसकी हो सकती हैं, राइट। एंड हमारे एनसीईआरटी के अंदर ये स्टोरी दी हुई है कि ऑल दीज कार्बन चेन्स वर मूविंग इन हिज माइंड एंड ऑल दीज थिंग्स, तो उसने सपने में ड्रीम में देखा कि एक मतलब दे वर लुकिंग लाइक स्नेक्स, कार्बन चेन जो है वो सांप की तरह इधर उधर घूम रहे थे, एंड उसको सपने में दिखाई दिया ऑगस्ट केकुले को कि एक सांप ने अपनी पूंछ को ही अपने मुंह में पकड़ लिया, एंड दैट्स हाउ ही पोस्टुलेटेड कि रिंग बनेगी, राइट। तो फिर ऑगस्ट केकुले के दिमाग में आया कि रिंग बनेगी, और रिंग बनेगी तो 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं कि ये हमारी रिंग बनी तो डबल बॉन्ड यहाँ आ सकते हैं ऑल्टरनेट पोजीशन पर, या फिर ये बनी तो यहाँ पर आप हमारे डबल बॉन्ड इस पोजीशन पर आ सकते हैं, लाइक हियर। बात समझ आई। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन या फिर केकुले स्ट्रक्चर्स। इन दोनों को हम बोलते हैं क्या, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन, और सिर्फ बेंजीन के लिए और किसी के लिए नहीं। They are also known as Kekule structures because they were formulated by given by August Kekule. After that what happens is कि तीनों का हम एवरेज अगर निकालें या एवरेज इनका बनाने की कोशिश करेंगे तो इट विल लुक लाइक दिस, यहाँ पर ये हमारे पास रिंग हो गई और दिस इज द एवरेज ऑफ ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पर भी एक्चुअल में देखने ये मिल रहा था कि जब ऑगस्ट केकुले ने इस बात को बताया, ऑगस्ट केकुले ने ये नहीं बताया, ऑगस्ट केकुले ने जब ये 2 बातें बताई तो ये 2 बातों से पता चला कि यहाँ पर क्योंकि डबल और सिंगल बॉन्ड्स आ रहे हैं, 3 डबल 3 सिंगल, तो फिर से अगेन जब हम मेजर करेंगे इसको, लेंथ को अगर मेजर किया जाए 3 बॉन्ड छोटे होने चाहिए, 3 बॉन्ड बड़े होने चाहिए। बट जब बाद में इम्प्रूव टेक्निक स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह आई तो पता चला कि सारे के सारे बॉन्ड बराबर लेंथ के हैं, एंड बराबर भी कितना, ना ही वो सिंगल बॉन्ड के बराबर है ना डबल बॉन्ड के बराबर है, इट इज समवेयर इन बिटवीन। तो वो इन बिटवीन आ कैसे रहा है, दैट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। तो अभी हम डिटेल ऑर्बिटल स्ट्रक्चर से देखेंगे कि एक्चुअल में बेंजीन रिंग के अंदर रेजोनेंस होता कैसे है। ओके, तो यू कैन राइट दिस एंड आफ्टर दैट वी विल सी कि एक्चुअल में जो रेजोनेंस होता है उसका मतलब क्या होता है, तुमको अभी क्लियरली पता चलेगा, खास करके बेंजीन रिंग के अंदर। ओके, जस्ट डू इट। सी, तो थोड़ा एक्चुअल स्ट्रक्चर, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर समझते हैं बेंजीन रिंग का, कि एक्चुअल में ऑर्बिटल जो है वो किस तरह से होते हैं। एक बात हमारे पास वेल आइडेंटिफाइड है बहुत अच्छे तरीके से कि जो हमारी बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग के अंदर जितने भी हमारे पास कार्बन है, ऑल ऑफ दीज कार्बन, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ऑल ऑफ द कार्बन वी हैव, तो ये सारे कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन अटैच होता है ना, दिस इज अ हाइड्रोजन अटैच टू एवरी कार्बन, राइट, ऐसे अटैच है। और ये हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ऑल ऑफ द कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज। ये बात मालूम है कि नहीं, ऑल ऑफ द कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज। अब sp2 हाइब्रिडाइज है तो इसमें 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे ट्रायंगुलर सिग्नल स्ट्रक्चर के अंदर। तो आई एम मेकिंग बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग बनाने के लिए बड़े सिंपली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये हमारे 6 कार्बन हो जाएंगे, कुछ ऐसे,
दीज आर द 6 कार्बन्स। अब एक कार्बन के इसके ऑर्बिटल्स, दिस इज वन ऑर्बिटल, दिस इज अनदर ऑर्बिटल, दिस इज अनदर ऑर्बिटल। ये एक कार्बन बन गया sp2 हाइब्रिडाइज, और यहां से देखें तो एक ये कार्बन बन गया sp2 हाइब्रिडाइज, एक ये और एक ये। गॉट इट? अदर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, इस वाले का भी फिर दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ये बन गया तीसरा sp2 हाइब्रिडाइज। फिर ये हमारा बनेगा चौथा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। पांचवा और ये छठा। बात समझ आई कि नहीं? तो दीज आर द sp2 हाइब्रिड कार्बन। लेकिन अगर हम कार्बन का स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन के अंदर तो एक्चुअली क्या होता है, ग्राउंड स्टेट के अंदर होता है 2s2 2p2, और एक्साइटेड स्टेट में इसको हम यहाँ भेज देते हैं। तो sp2 हाइब्रिडाइज, तो ये बात समझ में आ गई कि ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। लेकिन एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल अभी बचा हुआ है, तो इस अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल को भी ड्रॉ करते हैं। तो दिस इज द अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल भी ड्रॉ। तो ये हमारा अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल इसका हो गया। दिस इज अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल ऑफ दिस, ऐसे ये अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है, एंड दिस इज अनदर अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल। यहाँ पर इसका ये अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल हो गया, एंड यहाँ पर इसका ये अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल हो गया। क्लियर और नॉट? तो ये सारे अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल हो गए इनके। नाउ इसको मैं नाम देता हूँ, ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 4 है, कार्बन नंबर 5 है, कार्बन नंबर 6 है। गॉट इट? अब तो ये एक्चुअल में होता कैसे है इसको समझना, कि सारे के सारे कार्बन का जो न्यूक्लियस है, द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन दैट इज लाइंग इन द वन प्लेन, ये ऐसे ऐसे इसी के अंदर, और जो p ऑर्बिटल है वो अबव एंड बिलो द प्लेन होता है। मतलब अगर यहाँ पे एक कार्बन है तो जो p ऑर्बिटल है अनहाइब्रिडाइज वाला, एक ऐसे होगा ऊपर और एक ऐसे होगा नीचे। तो ये जो लोब्स लाई कर रहे हैं, दे आर लाइंग अबव एंड बिलो द प्लेन। ये वाले जो लोब्स हैं, ये 6 के 6 कार्बन एक प्लेन में है, एक पेपर शीट में। पेपर शीट के ऊपर एक लोब लाई कर रहा है और एक लोब नीचे लाई कर रहा है, हर एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल का। बात अंडरस्टूड है कि नहीं एवरीवन? अंडरस्टूड है? यस सर। हाँ। नाउ अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी जो है ओवरलैपिंग की, वो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। कैसे? अगर इसकी ओवरलैपिंग हो जाए ऐसे कि C1 की ओवरलैपिंग हो जाए C2 के साथ, मतलब ये दोनों की साइडवेज ओवरलैपिंग हो जाए, और C3 की हो जाए C4 के साथ, और C5 की हो जाए C6 के साथ। मतलब कुछ ऐसे, ये यहाँ से ऐसे ऐसे बॉन्ड बन गया, और ये यहाँ से ऐसे बॉन्ड बन गया, और ये यहाँ से ऐसे बॉन्ड बन गया। गॉट इट? ऐसा कुछ। तो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, क्या स्ट्रक्चर बनेगा? स्ट्रक्चर बनेगा ये, दिस विल बी द स्ट्रक्चर, है ना? और अगर यहाँ पर ओवरलैपिंग जो है, अगर यहाँ पर ओवरलैपिंग इसकी बजाय हो जाए इस तरह से, मतलब this time the overlapping has been done, C2 with C3, C4 with C5 and C6 with C1। मतलब C2 with C3 यानी कि ये वाली ओवरलैपिंग हो जाए, ये इन दोनों की ओवरलैपिंग हो जाए, और इन दोनों की ओवरलैपिंग हो जाए। तो कैन यू इमेजिन कैसा बनेगा? दिख रहा है? This is a double bond, this is a double bond, this is a double bond, so it will form a structure like this। तो ये 2 हैं और ये लगातार घूमता रहता है। मतलब एक बार ये जो p ऑर्बिटल है ऐसे, ये p ऑर्बिटल एक ऐसे है, ये इसके बराबर में p ऑर्बिटल एक इधर हो गया, और एक इसके बराबर में एक p ऑर्बिटल इधर हो गया, लाइक दिस। दिस इज द सिचुएशन। तो अब होगा क्या?
एक बार ये p ऑर्बिटल जो है वो इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा इधर, देन ये यहाँ से हटेगा एंड देन इट मेक दिस वाला जो है p ऑर्बिटल इट कैन ओवरलैप विद दिस। तो ये आइदर साइड ना ये इस तरीके से, ये बीच वाले का या इन दोनों का भी इस तरीके से ये मूवमेंट चलता रहेगा। बात क्लियर है? एक बार इस वाले p ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है, एक बार इस वाले से, एंड दिस मूवमेंट गोज ऑन। तो ये लगातार चलता रहता है। तो लगातार चला मतलब क्या हुआ कि एक बार ये डबल हो गया, 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 जस्ट कॉन्टिन्यूअसली गोज ऑन। इसी चीज को हम रेजोनेंस बोल देते हैं। तो दिस इज द थिंग व्हिच हैपेंस इन द बेंजीन रिंग। अब होगा क्या, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो सिर्फ इन्हीं का था, इन्हीं के बस ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना भाई। यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है, हर एक जो ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है इसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं बेंजीन रिंग के अंदर? The total number of pi electrons moving over here is 6। भाई एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6, अंडरस्टूड? एक एक इलेक्ट्रॉन सबके अंदर, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूम रहे थे। नाउ व्हाट कैन हैपन इज कि कभी ऐसा हो सकता है कि इस बेंजीन रिंग के ऊपर कोई चीज अटैच हो जाए, और बेंजीन रिंग के ऊपर कोई चीज अटैच हुई, लाइक यू कैन लुक ओवर हियर, बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ऐसी चीज अटैच हुई यहाँ पर जो कि या तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डाल सकता है। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना, तो हो सकता है यहाँ पे एक आध इलेक्ट्रॉन अपना इसके अंदर डाल दे या फिर इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल ले। उस तरह से हमारे जो ग्रुप ऊपर अटैच होगा, द ग्रुप अटैच्ड ओवर हियर, वो 2 तरह का हो सकता है। वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है बेंजीन रिंग के अंदर, या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है। बात समझ आ रही है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है मतलब अपना पाई इलेक्ट्रॉन, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल का पाई इलेक्ट्रॉन, अपना अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का पाई इलेक्ट्रॉन वो बेंजीन रिंग के अंदर छोड़ सकता है, या फिर बेंजीन रिंग का जो एक आध पाई इलेक्ट्रॉन था उसको खींच के बाहर निकाल सकता है। तो दैट इज 2 टाइप ऑफ ग्रुप्स कैन बी अटैच्ड ओवर द बेंजीन रिंग। और उस हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उनको हम बोलते हैं वो प्लस आर ग्रुप हो जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे वो माइनस आर ग्रुप हो जाते हैं। Got it? So this will be resonance effect. Next topic हमारा यही है, resonance effect, plus R and minus R effect. पहले ये कर लो, then we will move on to it. ठीक है, नोट कर लो इसको, and out you can ask. अच्छा, एक चीज इसमें बनानी रह गई है, there were hydrogen at all positions ना, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है सबके साथ एक एक हाइड्रोजन ही बना देना। This is it. ये हमारा हाइड्रोजन लग जाएगा यहाँ पर, सब जगह एक एक। ये हाइड्रोजन का सर्कल से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई? बिकॉज हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल होता है ओनली जो इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर होल्ड करेगा, तो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल जो है वो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है ओवरलैपिंग करके। तो दीज आर ऑल s ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को इंडिकेट कर रहे हैं सर्कल। फिर आगे बढ़ते हैं। तो नाउ व्हाट हैपेंस इज कि कोई भी जो ग्रुप अटैच होगा वो हाइड्रोजन को हटा करके ही अटैच होगा बेंजीन रिंग के ऊपर। तो इस हाइड्रोजन को हटा के अटैच हो सकता है, इस हाइड्रोजन को हटा के, इसको हटा के, एनी वन हाइड्रोजन, किसी भी हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पर कोई ना कोई ग्रुप अटैच हो सकता है। और वो ग्रुप फिर आगे किस तरह की एक्टिविटी को करेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन कि उसके खुद के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैसा है। उसके पाई इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंदर पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या फिर उसके पाई इलेक्ट्रॉन के अंदर, पाई ऑर्बिटल के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन है। इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो ग्रुप कैसे बिहेव करने वाला है। ओके, सो दैट विल स्टडी नाउ। तो नेक्स्ट लाइन डाल दो, रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट को पहले समझते हैं, बाद में लिखेंगे, ठीक है। देखो, रेजोनेंस इफेक्ट के अंदर बेसिकली होता क्या है, 2 तरह के रेजोनेंस इफेक्ट हैं। एक हमारा होता है पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट और एक होता है नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, दोनों में क्या डिफरेंस है, जस्ट लुक एट इट ओवर हियर। मैं तुमको प्लस आर इफेक्ट दिखा रहा हूँ, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, उसके अंदर क्या होता है। और रेजोनेंस इफेक्ट समझने में तुमको आसानी तब होगी, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, जब तुम अपने दिमाग को ऐसे रेडी कर लो, अपने दिमाग को ऐसे समझा लो कि हर एक जो बॉन्ड है वो तुमको बॉन्ड की जगह एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह दिखाई दे। बात समझ आ रही है? तो रेजोनेंस तो समझने में तो ज्यादा आसानी रहेगी कि ट्रेन योर माइंड इन सच अ वे दैट कोई भी बॉन्ड है वो तुमको बॉन्ड की तरह नहीं, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह दिखाई दे, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो यू शुड विजुअलाइज इट एज दिस, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है।
यहाँ पर बॉन्ड है तो इट शुड बी विजुअलाइज एज दिस कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड दिस शुड बी विजुअलाइज एज इसमें यहाँ पर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर हमारे पास कोई भी अटैच हो गया एक ऐसा ग्रुप जिसके ऊपर 1, 2 या 3 कितने भी लोन पेयर्स है, फिलहाल के लिए मैं कोई भी हेलोजन अटैच कर रहा हूँ, अंडरस्टूड। तो नाउ व्हाट हैपेंस इज कि यहाँ से जो एक लोन पेयर है, क्योंकि यहाँ पर जो लोन पेयर है, दिस लोन पेयर इज व्हाट, बेसिकली दिस इज अ p ऑर्बिटल होल्डिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, एक p ऑर्बिटल इसके अंदर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो p ऑर्बिटल है, ये वाला p ऑर्बिटल इस वाले कार्बन के अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल के साथ साइडवेज ओवरलैपिंग कर सकता है। जैसे इन दोनों में साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही थी, वैसे इनमें साइडवेज ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो बेसिकली ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये यहाँ ट्रांसफर होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा इधर, और इस वाले कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ साइडवेज ओवरलैपिंग करके एक डबल बॉन्ड बना लेगा, है ना। लेकिन बात ये है कि जो ये वाला p ऑर्बिटल था, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, उस वाले p ऑर्बिटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर ओवरलैपिंग हो कैसे? तो ओवरलैपिंग करने के लिए ये वाला जो p ऑर्बिटल है, ये अपना ये बॉन्ड ब्रेक करके अपना एक इलेक्ट्रॉन इस p ऑर्बिटल के अंदर डाल देता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये वाला बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन किसको मिल गया? इस वाले कार्बन को। और वो वाला जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, उसकी वजह से यहाँ पर क्या बन जाएगा? एक डबल बॉन्ड बन गया, यहां से ये निकला एंड हियर फॉर्म्स अ डबल बॉन्ड। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? बेसिकली वहां से जो 2 इलेक्ट्रॉन आए थे, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर के जुड़ गए। ये बात क्लियर? और यहां से ये बॉन्ड टूटा और ये इलेक्ट्रॉन भाग के कहां पहुंच गया? इधर पहुंच गया। तो जरा एक बार मुझे सोच करके बताओ कि यहाँ पर एक्चुअल में फायदा किसका हुआ है? कौन से कार्बन को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गए? इस वाले को या इस वाले को? दोनों को ही मिले ना, उसको एक्स्ट्रा नहीं मिला ना, वहां से इलेक्ट्रॉन पेयर आया था, तो इस वाले कार्बन को तो एक ही इलेक्ट्रॉन मिल रहा है ना, ये वाला, और उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दिया। तो बात कहानी क्या हुई कि वहां से एक उसको मिला था, एक उसने भेज दिया, तो उसका ना कोई फायदा ना कोई नुकसान। लेकिन इस वाले का फायदा हो गया, क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आया था वो तो एक्स्ट्रा था, वो तो इसका था नहीं, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका एक्स्ट्रा मिल गया बिना बॉन्ड बनाए। जनरली जो शेयर करके इलेक्ट्रॉन मिलता है ना, बिना बॉन्ड बनाए बिना शेयर करे एक इलेक्ट्रॉन मिल गया इसको फ्री का। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो एक्चुअल में फायदा किसका हुआ? इसका। नुकसान किसका हुआ? इस एक्स का, क्योंकि उसके पास से 2 इलेक्ट्रॉन गए थे, लेकिन अब उसके ऑर्बिटल में तो एक ही बचा, दूसरा तो उसको शेयर करना पड़ रहा है। तो नाउ इसके ऊपर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज। ये बात समझ आई कि नहीं आई एवरीवन? आ गई सर। अंडरस्टूड? क्लियर? तो नाउ व्हाट हैपेंस इज कि अब यहाँ पर जो कार्बन है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, यानी कि उसके जो p ऑर्बिटल है, जो हमने ये बनाया था ना कुछ देर पहले, याद करो, जो इस वाले पे यहाँ पे हमने बनाया था कि ये तो इसका ये sp हाइब्रिडाइज हो गया एंड यहाँ पर ये अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है। तो पहले इस अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन था, एक इसने ले लिया, तो अब इसके अंदर भी क्या हो गया? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं हो गया? और जब इसके अंदर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसके p ऑर्बिटल में, और वो इसके साथ साइडवेज ओवरलैपिंग करके यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाना चाहता है, तो अगेन वही डिफिकल्टी आएगी जो पहले आ रही थी। तो क्या होगा? इस वाले इलेक्ट्रॉन को, जो यहाँ पर जो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल था, उसको, उसके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली ऑर्बिटल में लाई कर रहा है, इसको अगर इसके साथ मिलके डबल बॉन्ड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके भेजना पड़ेगा इसके पास, और तब ये खाली हो जाएगा। अब साइडवेज ओवरलैपिंग होकर के और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन सकता है। ठीक है, ये इतना डिटेल रिक्वायर नहीं होता, पर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि रट्टा ना मारना पड़े। जनरली तो क्या होता है, ट्रिक सिखा देते हैं कि यहाँ से ऐसे घुमा, यहाँ से ऐसे घुमा, यहाँ से ऐसे घुमा, काम हो गया। लेकिन बेटर है कि उसके अंदर का बेसिक फंडामेंटल समझ लोगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो क्या हुआ फाइनली, ये वाला p और ये वाला जो ये p दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे इस p ऑर्बिटल के साथ दोनों ओवरलैप करके बॉन्ड तो बनाएंगे, लेकिन उससे पहले इसको अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजना पड़ेगा साइमल्टेनियसली। तो ये जो इलेक्ट्रॉन था, हम बोलेंगे कि ये ट्रांसफर हो गया इधर, एंड देयर विल बी फॉर्म्ड अ बॉन्ड ओवर हियर। गॉट इट और नॉट? और ये इसका नेगेटिव चार्ज गया। अब नेगेटिव चार्ज किससे पहुंच गया? जिसके पास फ्री का इलेक्ट्रॉन पहुंचा है, तो नेगेटिव का चार्ज कहां पहुंचा? यहां। गॉट दिस पॉइंट?
एवरीवन क्लियर? यस सर, यस सर। अब अगेन फिर से वही हुआ कि यहाँ वाला जो p ऑर्बिटल था उसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। अब वो चाहता है अगले वाले के साथ साइडवेज ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाना, लेकिन इसको अगर बॉन्ड बनाना है तो इसको अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ भेजना पड़ेगा? इस वाले कार्बन एटम पर, तभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा और बॉन्ड बनेगा। तो हाउ दिस हैपेंस? ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट करके इलेक्ट्रॉन भाग के कहाँ पहुंचा? ये इलेक्ट्रॉन भाग के पहुंचा इधर, और यहां पर बन गया बॉन्ड। तो ये नेगेटिव खत्म, बॉन्ड यहां बन गया। अब फाइनली फायदा किसका हुआ बताओ? इस वाले का, नेगेटिव इसको मिलेगा। तो जो ऑल्टरनेट कार्बन, देखो ये वाले कार्बन को बेचारे को ना फायदा हुआ नुकसान, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, एक वहां से मिल गया। इस वाले को ना फायदा हुआ नुकसान, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वहां से उसको मिला और एक इलेक्ट्रॉन उसने आगे दे दिया। वही बात आ रही है। एंड यहाँ पर इसका फायदा हो गया। अब क्या होगा अगेन? अब यहाँ पर भी जो p ऑर्बिटल है वो फुल्ली फिल्ड हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए उसके अंदर, p ऑर्बिटल के अंदर। अगेन ये साइडवेज ओवरलैपिंग करके यहाँ पे बॉन्ड बनाना चाहता है, तो इस वाले p ऑर्बिटल को, ये बॉन्ड को ब्रेक करके ये पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर वापस भेज देगा इधर। एंड फिर यहाँ से ये दिल्ली वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच सकता है और एक डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। वापस शुरुआत वाली सिचुएशन आ गई, ये बन गया बॉन्ड। एंड दिस बॉन्ड हैज बीन मूव्ड ओवर हियर। हेलोजन को अपना इलेक्ट्रॉन वापस मिल गया, कहानी खत्म। वापस अब सवाल है कि ये ऐसे ही रहेगा? नहीं, वो ऊपर बैठा ना हेलोजन, वो बोलेगा इलेक्ट्रॉन पेयर जब वापस पहुंचेंगे, क्या सोच के आए थे, तो वापस जाओ, वहां से भगाएगा इसको फिर, और फिर ये ऐसे घूमेगा, एंड देन फिर ऐसे घूमेगा। तो ये इस तरह से ये ऐसे लगातार चलता रहेगा। एंड उसमें अब जब अगली बार ये घूमेगा तो अब देखो, पहले इनिशियली हमने जहां से शुरू किया था, डबल बॉन्ड कहाँ थे? इधर, इधर और इधर। फाइनल पहुंचे डबल बॉन्ड कहाँ गए? इधर, इधर और इधर। अब वापस जब ये घूमेगा तो फिर से बॉन्ड पहले वाली पोजीशन पे आएंगे। कहने का मतलब ये है कि बॉन्ड्स की अल्टरनेट पोजीशन लगातार चलती रहेगी। और उसका अगर हम एवरेज स्ट्रक्चर बनाएं तो वो कुछ ऐसे बनेगा कि एक्चुअल में क्या हुआ, हर एक पोजीशन पर डबल बॉन्ड पहुंचा था, तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड हर एक कार्बन पर आ गया। जो एक्स अटैच था सिंगल बॉन्ड से, वहां पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड आया। काफी टाइम तक यहाँ पे डबल बॉन्ड रहा था ना, अब सिंगल भी हो गया, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर भी आएगा। अब यहाँ पर ये वाली पोजीशन पर और ये वाली पोजीशन पर, यानी कि दिस वन एंड दिस वन, ये तीनों ऑर्थो, ये दोनों ऑर्थो और ये पैरा पोजीशन पर कुछ देर के लिए नेगेटिव चार्ज था। परमानेंट तो नहीं है नेगेटिव चार्ज, कुछ देर आया था फिर चला गया। तो यहाँ पर हम बोलेंगे ये पार्शियल नेगेटिव बन गया, ये पार्शियल नेगेटिव बन गया और ये पार्शियल नेगेटिव बन गया। और क्योंकि इस हेलोजन के ऊपर या जो भी ग्रुप ऊपर अटैच था, इसका इलेक्ट्रॉन कुछ देर के लिए इससे चला गया था, तो इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। परमानेंट नहीं गया ना, परमानेंट जगह तो हम पूरा पॉजिटिव नेगेटिव लगाते, लेकिन कुछ देर के लिए गया था, इसलिए हम पार्शियल लगा रहे हैं। गॉट दिस पॉइंट? अंडरस्टूड एवरीवन? लेकिन सर तो पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव तो उसके लगाते हैं जब चार्ज बहुत नेग्लिजिबल हो। हाँ, तो कमी आएगा कि कुछ देर के लिए आया फिर खत्म हो गया ना, परमानेंट टिका नहीं एक जगह, तो वो उसको हम थोड़ा सा चार्ज बोलेंगे। ठीक है? अच्छा, ठीक है। कुछ देर के लिए आया फिर चला गया। तो नाउ आप एक हेडिंग लिखोगे कि कॉन्सेप्ट बिहाइंड रेजोनेंस इफेक्ट, एंड उसमें जो ये मैंने कहानी करी, इसको अपने शब्दों में कोई तुमसे एग्जाम में पूछने नहीं वाला, ये खुद के समझने के लिए, ताकि तुमको बाद में समझ में आ जाए। तो यू कैन राइट दिस इन योर ओन वर्ड्स, हिंदी में चाहो तो हिंदी में, इंग्लिश में चाहो तो इंग्लिश में, अपने आप इसको ढंग से लिख लो। उसके बाद हम प्रॉपर उस मेथड पे जाएंगे जो नॉर्मली लोग जैसे पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं, कि भाई ये तरीका है, ये ट्रिक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है, ऐसा होता है, वो सारा काम हम करेंगे आगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड रेजोनेंस, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं और एक्चुअल काम क्या होता है, दैट वी विल सी नेक्स्ट। ओके, करो ये। अब नेक्स्ट साइड डाल के रेजोनेंस इफेक्ट, उसको फिर हम लिख लेते हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट होता क्या है। अंडरस्टूड? तो ये होता है। नाउ अब दो तरीके का रेजोनेंस इफेक्ट होगा, तो उसमें टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट या टाइप्स ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट। टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट या टाइप्स ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट, तो इसमें दो आएंगे हमारे, प्लस आर और माइनस आर। ठीक है?
पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट जिसको हम प्लस आर इफेक्ट भी बोलते हैं, और नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट जिसको हम माइनस आर इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको जरा देखते हैं कि कब प्लस आर इफेक्ट शो होगा और कब माइनस आर इफेक्ट शो होगा। तो जब प्लस आर इफेक्ट शो होगा तो बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, पार्शियल नेगेटिव चार्जेस हो जाते हैं, और जब नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट शो होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और नेगेटिव चार्जेस आएंगे। तो हाउ दिस होल थिंग हैपेंस, तो उसके मैं तुमको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ओके, तो प्लस आर इफेक्ट में कब कब होगा और माइनस आर इफेक्ट कब कब होगा, जस्ट लुक एट ओवर हियर, प्लस आर एंड माइनस आर। ठीक है, तो हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं बेंजीन रिंग के केस में। अभी लिखना मत, पहले समझना उसके बाद लिखना। ओके, तो जस्ट लुक एट ओवर हियर। तो यहाँ पर प्लस आर इफेक्ट कब होगा, जब बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच हो कोई भी हेलोजन, एनी हेलोजन इज अटैच्ड ओवर हियर। तो ये है, यहाँ पर X हो सकता है हमारा Cl, Br, F, I, whatever it is, ये मतलब हेलोजन हो सकता है। दूसरा, when benzene ring has an alcohol attached, मतलब OH group attached over it, ऐसे when benzene ring has a OCH3 group, anisole या OR बोल सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज फिनॉल and this is alkyl phenoxide या फिर एल्कोक्सी बेंजीन बोल सकते हैं इसको, एल्कोक्सी बेंजीन। ठीक है, ईथर है। एक हो सकता है हमारे पास बेंजीन के ऊपर O नेगेटिव आयन, ऑक्सीजन, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर और एक नेगेटिव, दिस इज फिनॉक्साइड आयन, इसको हम फिनॉक्साइड आयन बोलेंगे। एक हो सकता है हमारे पास एनिलीन, NH2। ठीक है, और या फिर 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, कुछ भी हो सकता है। मतलब जैसे ये हो गया, तो ये N है, एक तरफ H है, एक तरफ एल्काइल ग्रुप है। एक ये हो सकता है, ये हमारे पास एक N है और दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है, सो दिस इज एनिलीन, दिस इज 2 डिग्री एरोमेटिक अमाइन, ये 2 डिग्री एरोमेटिक अमाइन हो गया, और ये 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन। ठीक है, एंड सो ऑन। इन सब के अंदर कोई एक कॉमन चीज नजर आ रही है, जो लोग, जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा है उनको शायद पता हो। रजत है, नहीं गया, हाँ बताओ, कि एक कॉमन चीज नजर आ रही है इन सब में। सबके पास इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है। हाँ, तो क्या है, हर एक के पास कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए, तभी ये इफेक्ट जो है शो होता है रंग से। अंडरस्टूड, एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी देयर। यहाँ पर देखें माइनस आर इफेक्ट के अंदर, अच्छा एक वे इसमें हमेशा ही नहीं है, एक केस ऐसा भी आएगा जब नहीं भी होगा तब भी चलेगा। जैसे कि यहाँ पर आ जाए CH3, तो CH3 ऑल्सो शोज अ काइंड ऑफ प्लस आर इफेक्ट। तो प्लस आई ज्यादा होता है, वो प्लस आर कम होता है, बट पॉजिटिव के अंदर ही हम उसको रखेंगे, नेगेटिव में नहीं रखते हैं। तो टोलुइन भी इस कैटेगरी में आएगा, हालांकि उसका रीजन डिफरेंट है, वो लोन पेयर की वजह से नहीं करता, वो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से प्लस आर शो करता है, दैट वी विल सी लेटर। तो अभी हम देखते हैं माइनस आर इफेक्ट। माइनस आर इफेक्ट कब शो होगा, तो माइनस आर इफेक्ट शो होगा इन केसेस के अंदर, एक ये है, क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रोबेंजीन। एक ये हो गया, C डबल बॉन्ड O और H, ये हो गया हमारा बेंजल्डिहाइड। C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ये हो गया हमारा एसिटोफिनॉन।
C डबल बॉन्ड O एंड OH, ये हो गया हमारा बेंजोइक एसिड। ओके, C डबल बॉन्ड O एंड NH2, ये हो गया बेंजीनामाइड। C डबल बॉन्ड O एंड हेलोजन, ये हो गया हमारा एसाइल हैलाइड। और यहाँ पर ये हो गया हमारा CH2 पॉजिटिव, इसको बोलेंगे बेंजाइल कार्बोकेटायन। ठीक है, इसके अंदर एक रह गया, ऐड कर लेना, CH2 नेगेटिव कैन बी एडेड ओवर हियर, बेंजाइल कार्बोनाइन इसमें ऐड कर सकते हैं। तो पहले ये लिखो, फिर इनमें से कुछ स्ट्रक्चर्स ट्राई करते हैं। हो गया ना सबका? 1 मिनट सर थोड़ा सा रह गया सर। हो गया सर। करो। तो इनमें से एक एक मैं करके दिखा दे रहा हूँ। एक ये कर दे रहा हूँ, ठीक है, या ये कर दूं, ये कर देता हूँ, है ना। एक ये फिनॉक्साइड कर दे रहा हूँ, ये तो अभी बताइए था, ये तो मतलब सिमिलर ही है। एक ये कर देता हूँ, एक इनमें से कर देता हूँ, ठीक है। तो एक ये वाला करके दिखा देता हूँ, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो फिनॉक्साइड आयन था, दिस इज द फिनॉक्साइड आयन वी हैव। ऑक्सीजन के ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर और एक आ गया नेगेटिव चार्ज। दिस इज द सिचुएशन। नाउ यहां से एक इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर होता है इधर, और उसी टाइम पर ये वाला बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। तो क्या बनेगा, अभी देखा था ना सेकेंड स्टेप में क्या बनता था भाई, यहाँ ये वाला जो कार्बन था उसके p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, अगर वाले के पास, तो यहाँ आ गया नेगेटिव, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ आ गया ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर बचे, एक चला गया ना, 2 बचे बस, एंड इसका नेगेटिव चार्ज भी गया, पॉजिटिव नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव ऑलरेडी था, तो एक नेगेटिव चला गया। अगर ये न्यूट्रल होता तो एक यहाँ पर पॉजिटिव आ जाता। अब ये हुआ ना, तो ये यहाँ पर बना दिस एंड दिस, ये हो गया। नाउ दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव चार्ज वाला, दिस विल गो ओवर हियर, ये यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, और ये वाला जो है ये इधर चला जाएगा, राइट। सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पर कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पर नेगेटिव आ गया, यहाँ बॉन्ड आ गया, यहाँ बॉन्ड आ गया, ऊपर डबल बॉन्ड था, ऑक्सीजन है ही, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, आफ्टर दैट ये जो है नेगेटिव वाला, दिस विल गेट ट्रांसफर्ड ओवर हियर, और ये डबल बॉन्ड ट्रांसफर हो जाएगा इधर। तो क्या बनेगा फाइनली, वी विल गेट दिस, एंड यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया बॉन्ड, यहाँ पर आ गया बॉन्ड, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन एंड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। आफ्टर दैट ये जो डबल बॉन्ड है ये ट्रांसफर होगा इधर, ये नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होगा इधर, और ये डबल बॉन्ड वापस चला जाएगा इधर। तो क्या बना, दिस इज फॉर्म्ड ओवर हियर, वापस 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए ऑक्सीजन पर, वापस नेगेटिव चार्ज आ गया। ओके, नाउ अब इसका तीनों का हम एवरेज बनाते हैं, टोटल क्या बना एवरेज। तो एवरेज तीनों का क्या बनेगा, या इसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड भी बोलते हैं। व्हाट विल बी फॉर्म्ड ओवर हियर, हर एक पोजीशन पे ये नेगेटिव चार्ज आया है, मतलब डबल बॉन्ड आया है, और इन वाली पोजीशंस पर पार्शियल नेगेटिव आ गया, यहाँ पर आ गया पार्शियल डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन के ऊपर जो पूरा नेगेटिव चार्ज था वो कुछ देर के लिए उससे चला गया था, तो इसलिए हम यहाँ पर भी पार्शियल नेगेटिव ही इंडिकेट कर देंगे क्योंकि उसका नेगेटिव चार्ज कम हो गया है। एंड दिस इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड, ये फाइनल स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया। अब इस रेजोनेंस हाइब्रिड, एक सेकेंड, इस रेजोनेंस हाइब्रिड के से हम बहुत सारी चीजों का पता लगा सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हम इससे एक्सप्लेन करेंगे। कैसे, ये जो पार्शियल नेगेटिव चार्जेस जो यहाँ पर आ रहे हैं, इनसे बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन होती हैं।
ये पार्शियल डबल बॉन्ड जो यहाँ पर आ रहा है, इनसे बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन होती हैं, तो दोज थिंग्स वी विल डू लेटर। फिलहाल के लिए सिर्फ ये बनाना सीख लो कि ये स्ट्रक्चर्स को बनाते कैसे हैं। तो बनाना ऐसे है, बाकी चीजें विल एक्सप्लेन लेटर। ओके, तो लास्ट वी हैड डन प्लस आर इफेक्ट, राइट? नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट डाल दो, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट जो था, तो माइनस आर इफेक्ट कैसे होगा? लुक इट ओवर हियर। यहाँ पर हमारे पास कोई एक है, NO2 वाले ग्रुप का मैं करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप लोग कर देना। ये हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है, तो इसके अंदर जो फ्लो चलता है इलेक्ट्रॉन का वो उल्टा चलेगा। प्लस आर ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहा था, यहाँ पे नीचे से ऊपर जाएगा। कैसे होगा? यहाँ पर इसके ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर तो है नहीं, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पोलर हो गया, ये वाला बॉन्ड पेयर विल ट्रांसफर ओवर हियर, और साइमल्टेनियसली ये वाला जो है इट विल गेट ट्रांसफर ओवर हियर। तो क्या बनेगा? वी विल गेट दिस, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया क्योंकि यहाँ से इसका गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, नेगेटिव चार्ज एंड दिस। ठीक है, माइनस आर इफेक्ट बनाना थोड़ा सा आसान है एज कम्पेयर टू प्लस आर वाले की। तो दोनों एरर से सिंगल एरर चलता है, तो ये यहाँ ट्रांसफर होगा, तो ये यहाँ ट्रांसफर होगा, तो क्या बनेगा? इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा नीचे, नेगेटिव and this oxygen, उसके बाद ये ट्रांसफर ओवर हियर, पॉजिटिव यहाँ आ गया एंड बॉन्ड्स लाइक दिस। अब ये जो डबल बॉन्ड है ये वापस ट्रांसफर हो जाएगा इधर, और जो ऊपर का लोन पेयर था ये वापस ट्रांसफर हो जाएगा इधर। तो वी वापस इनिशियल कंडीशन की वही कंडीशन आ गई ना। अब इसका हम एवरेज या रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं, तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनेगा? इस पूरे का रेजोनेंस हाइब्रिड ये बनेगा कि डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर घूमे थे, तो ये ऐसे बन गया, और ऑर्थो पैरा पोजीशन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस आए हैं, जो कुछ देर के लिए पॉजिटिव चार्ज आया था। यहाँ पर आ गया पार्शियल डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, एंड यहाँ पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव, एंड दिस इज ऑक्सीजन। So this is the net hybrid of minus R group, minus R effect. Okay, नोट कर लो इसको। तो अभी तक हमने ये देख लिया कि प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट होते क्या है ना। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी के इनके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, किन किन प्रॉपर्टीज को ये अफेक्ट करेंगे, कैसे अफेक्ट करेंगे, ऑल ऑफ दैट वी आर गोइंग टू सी पॉइंट बाय पॉइंट। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं इसके। सबसे पहला एप्लीकेशन डालना, फर्स्ट डालना, एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग, activation and deactivation of benzene ring towards electrophilic attack, okay, activation and deactivation of benzene ring towards electrophilic attack. So look at over here. तो एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन का मतलब क्या होता है इसको जरा समझते हैं। एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग एंड डीएक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग। Sir, deactivation of benzene ring through towards electrophilic attack। देखो अब होता क्या है यहाँ पर कि जब हमारे पास हम बेंजीन रिंग की बात कर रहे हैं, दिस इज अ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पर हर जगह एक एक हाइड्रोजन होता है ना, वी ऑल नो हाइड्रोजन होता है। अब एक हाइड्रोजन एज H+ यहाँ से निकले और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर आकर के अटैच हो जाए, तो हाइड्रोजन की जगह पर कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आकर के अटैच हो जाए,
सो दैट वी कॉल एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सिंपल सी बात है ना। तो ये था, यहाँ पर भी मैं बना ही लेता हूँ बिकॉज मैं दोनों में एक्सप्लेन करना है। तो बोथ साइड आई एम मेकिंग इट। यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन होता है बेंजीन रिंग पे हर एक पोजीशन पर, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल आकर के अटैक कर सकता है और एक H को रिमूव करके खुद बैठ सकता है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो आने वाला है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे मान लो अटैक करना चाह रहा है और इस हाइड्रोजन को हटा के खुद बैठने की कोशिश कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल आकर के अटैक करना चाह रहा है और आके खुद बैठने की कोशिश कर रहा है। बात है अच्छा, या पूरी बेंजीन एक बार कहीं पे भी, ये तो एक हाइड्रोजन दिखाया मैंने, कहीं पे भी अटैक कर सकता है ना। एक्टिवेशन का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आसान हो जाए, और डीएक्टिवेशन मतलब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक डिफिकल्ट हो जाए। तो होगा क्या, जब यहाँ पर हेलोजन अटैच था, इफ आई प्लेस अ प्लस आर ग्रुप, हेलोजन ले लो या ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन, कुछ भी, ऊपर जो प्लस आर ग्रुप अटैच है, ये प्लस आर ग्रुप का हमने रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया था। तो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते वक्त हमने ये देखा कि यहाँ पर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ रहे थे, है ना, एंड दिस इज पार्शियल डबल बॉन्ड, एंड यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस इज सो ऑन। ये बंदा था। तो अगर इससे पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, तो किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आसान हो जाएगा और या डिफिकल्ट हो जाएगा। बताओ, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आसान हो जाएगा। आसान हो जाएगा, एंड देयरफॉर वी से कि बेंजीन रिंग एक्टिवेट हो गई, पहले के मुकाबले एक्टिवेट हो गई बेंजीन रिंग, अटैक आसान हो गया। यहाँ पर अगर हम बात करें, तो अगर यहाँ पर कोई -I ग्रुप अटैच था, सपोज NO2 अटैच था, और NO2 अटैच होने पर जो हमने रिजल्टेंट जो फाइनल स्ट्रक्चर देखा था, फाइनल स्ट्रक्चर क्या देखा था भाई? तो फाइनल स्ट्रक्चर वी हैव ऑब्जर्व्ड इज दिस इज पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ, दिस इज पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल नेगेटिव, एंड यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आए थे। गॉट इट? तो जब यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आए हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है, तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए अटैक करना आसान है कि डिफिकल्ट है? आसान है कि डिफिकल्ट है? सर डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है। इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रोफाइल चाहता है ना, वो इलेक्ट्रॉन की तरफ जाना चाहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो अटैक डिफिकल्ट हो गया। गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? तो इसको बोलते हैं कि यहाँ इसने बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर दिया टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, तो उसने बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर दिया टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। गॉट इट? तो इसको ड्रॉ कर लो, फिर इसको लिखवाता हूँ, नोट कर लो इसको। तो इसी साइड में, इस वाली साइड में लिखना कि a plus R group when attached to benzene ring, a plus R group when attached to benzene ring increases electron density over it, increases electron density over it on the ortho and para positions, on the ortho and para positions. सर अटैच टू बेंजीन रिंग के आगे बोलना, attached to benzene, attached to benzene ring increases electron density, attached to benzene ring increases electron density at ortho and para positions, and therefore facilitate the attack of an electrophile, hence activates the benzene ring towards electrophilic attack. तो इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, इस वाले में लिखो, सेकंड वाले में, a -R group when attached to benzene ring decreases electron density over it, and therefore makes the attack of an electrophile difficult. हो गया? And therefore act as a deactivating group, and therefore act as a deactivating group. ठीक है? तो एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग में हमारा ये चीज ओवर। इसके बाद सेकंड एप्लीकेशन लिखेंगे, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। तो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का बेसिकली मतलब क्या है कि यहाँ पर जब कोई +R ग्रुप या -R ग्रुप ऊपर अटैच हो जाता है,
if there is a group already attached over here, जब मैं x का मान लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको बढ़ाता है ऑर्थो पैरा पोजीशन पर. हम इसको वैसे ही बना देने से पहले बना रखा था. या लुक एट दिस. तो ये है और -r ग्रुप हमारा ये हो गया. वापस इन्हीं का एग्जांपल से लेंगे, सबके लिए एप्लीकेबल हो जाता है. ठीक है. तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनता है? इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है ये गॉट इट. और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है ये, हमने अभी बनाया था, है ना. तो अब देखो, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक करेगा तो उसके लिए ज्यादा फेवरेबल अटैक करना कहाँ पर है? तो ऑर्थो पोजिशन पर आएगा या पैरा पोजिशन पे आएगा. यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो वो ऑर्थो और पैरा पे नहीं आना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है. तो उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बची कहाँ पर फिर? तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन बची यहाँ पर, कहाँ पर? मेटा पोजिशन पर. अब ये अब एक बात दिमाग में आ सकती है कि अभी तो हमने बोला था कि ये डीएक्टिवेट हो गया. डीएक्टिवेट होने का मतलब है कि बेंजीन रिंग अगर खाली होती, ओनली बेंजीन रिंग होती, यानी कि सिर्फ ये रिंग होती है हमारे पास, इफ वी हैड ओनली दिस रिंग, तो उस रिंग के रेस्पेक्ट में इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई. लेकिन ऐसा नहीं है कि रिएक्ट नहीं करेगा, रिएक्ट करेगा, बट थोड़ा सा लेस, मतलब लेसर रिएक्टिविटी हो गई एज कम्पेयर टू बेंजीन रिंग. तो हम बोल रहे हैं डीएक्टिवेट होगा, रिएक्ट तो करेगा. तो कहाँ पे रिएक्ट करेगा फिर? तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो है उसके लिए जो फेवरेबल पोजीशन बची है वो ये वाली पोजीशन बची, ये वाली पोजीशन. बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज नहीं हुई है. ऐसा नहीं कि बढ़ गई है, बाकी जगह कम हो गई, यहाँ पर अफेक्ट नहीं हुआ. लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो एक इलेक्ट्रोफाइल के लिए आने के लिए कौन सी पोजीशन सुटेबल है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. गॉट इट. तो क्योंकि यहाँ पर जो ग्रुप अटैच है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल के अटैक को फैसिलिटेट करता है कि यहाँ पर आओ. यहाँ पर जो ग्रुप अटैच है वो फैसिलिटेट करता है कि मेटा पोजीशन पर आओ. तो देयरफॉर हम कह रहे हैं कि दिस ग्रुप अटैच्ड ओवर हियर इज डायरेक्टिंग द इलेक्ट्रोफाइल टू कम एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. द ग्रुप अटैच्ड ओवर हियर इज डायरेक्टिंग द इलेक्ट्रोफाइल टू कम एट मेटा पोजीशन. देयरफॉर दिस ग्रुप इज नोन एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, इसलिए इसको हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोलते हैं और इसको बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप. गॉट इट. इसको नोट कर लो. अगला एप्लीकेशन है डिक्रीज रिएक्टिविटी ऑफ एराइल हैलाइड्स. यू कैन से डिक्रीज्ड रिएक्टिविटी ऑफ एराइल हैलाइड्स, एनीसोल या फिर एल्कोक्सी बेंजीन. यू कैन से एनी एल्कोक्सी बेंजीन. Decreased reactivity of aryl halides, alkoxybenzene, aniline towards nucleophilic substitution. ठीक है. तो एराइल हैलाइड की क्या एल्कोक्सीबेंजीन की और एनिलीन की, इन सब की रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ कम हो जाती है. तो वो कैसे कम हो जाती है जरा देखो यहाँ पर. तो जैसे हम बात कर रहे हैं एराइल हैलाइड्स की, तो एराइल हैलाइड्स में वी कैन ऑब्जर्व ओवर हियर प्लस आर ग्रुप है ना. तो ये हमारा प्लस आर ग्रुप था, दिस वाज अ प्लस आर ग्रुप. और जब इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा. पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव. जब हम बनाने की कोशिश करें एल्कोक्सी बेंजीन, डायरेक्टली बना रहा हूँ. ठीक है. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ओ आर, इससे पार्शियल पॉजिटिव. हम बात करें अमोनिया लगाने की इसके ऊपर, मतलब एनिलीन बनाने की,
ये हो गया, या फिर हम बात करें ये चीज लगाने की, OH लगाएं इसके ऊपर, तो इन ऑल ऑफ दीज ग्रुप्स वी कैन ऑब्जर्व हियर कि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, देयर इज पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर इन दिस। तो हम क्या बोलेंगे कि द रिमूवल ऑफ X, the removal of OR, the removal of NH2 and the removal of OH group in all these compounds becomes difficult due to this partial double bond character। बात समझ आ रही है? तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से एराइल बेंजीन में हम ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करा सकते, मतलब इसमें से X नेगेटिव निकाल के और कुछ अटैच कराना चाहें, अगर हम इसके अंदर से X नेगेटिव को निकाल करके और कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैच कराना चाहें, दैट इज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया है। और यहाँ पर अगर हम इसके अंदर से OR नेगेटिव RO नेगेटिव निकाल करके कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहें, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना चाहें, इट इज वेरी डिफिकल्ट। यहाँ से हम इसमें से NH2 नेगेटिव निकाल करके और कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक कराना चाहें, इट इज वेरी डिफिकल्ट। यहाँ से हम OH नेगेटिव निकाल करके और कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक कराना चाहें, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। ओके, नोट कर लो इसको। स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइल कार्बन आयन, बेंजाइल कार्बन आयन। ओके, तो बेंजाइल कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कैसे होगी? तो हियर वी कैन ऑब्जर्व, यहाँ पर हमने लगा दिया इसके ऊपर CH2 नेगेटिव, एंड CH2 नेगेटिव का मतलब बेसिकली क्या होता है कि इसके ऊपर लोन पेयर है, स्ट्रक्चर हमने किया था, राइट? तो ऐसे था। नाउ दिस लोन पेयर इज ट्रांसफर्ड ओवर हियर एंड ये वाला यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, क्या बनेगा? तो यहाँ पर ये हो गया नेगेटिव एंड दिस इज इट, CH2, इसका नेगेटिव चार्ज गया। नाउ दिस नेगेटिव चार्ज विल बी ट्रांसफर्ड ओवर हियर और ये बॉन्ड इधर, okay, and after this ये वाला negative charge transferred over here and a bond transferred over here। यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, this will get transferred over here and यहाँ पर ये CH2। after that यहाँ आ गया and this will be transferred back over here। ओके, इसका जब हम एवरेज बनाते हैं तो यू कैन ऑब्जर्व यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल डबल बॉन्ड एंड CH2 पार्शियल नेगेटिव। तो जो नेगेटिव चार्ज पहले लोकलाइज था इस CH2 वाले के कार्बन, ये इसके कार्बन के ऊपर, वो नेगेटिव चार्ज पूरे कंपाउंड के ऊपर डिस्पर्स हो गया एंड ड्यू टू दिस डिस्पर्सन ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज, जो स्टेबिलिटी है बेंजाइल कार्बन आयन की वो बढ़ जाएगी। सिमिलर केस में हमारा बेंजाइल कार्बोकैटायन के साथ भी हो रहा था, जब उसके भी हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए तो उसका भी जो पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पर जो लोकलाइज पॉजिटिव चार्ज था ऊपर, वो भी बेंजीन रिंग के ऊपर डिस्पर्स हो रहा था पूरा का पूरा, एंड देयरफॉर उसकी भी स्टेबिलिटी बढ़ रही थी। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन लिख लो, क्या हो सकता है? हम बोलेंगे कि the charge present on the carbon atom, positive or negative charge present on the carbon atom, gets dispersed over the molecule, gets dispersed over the benzene ring due to resonance and therefore stability increases। बेंजाइल कार्बोकैटायन भी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और बेंजाइल कार्ब एनायन भी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ओके, हाँ, तो अब सिर्फ ऐसा तो होता नहीं है कि जो रेजोनेंस है वो खाली बेंजीन रिंग के अंदर ही होगा, चेन कंपाउंड्स में नहीं हो सकता है, चेन कंपाउंड्स के अंदर भी रेजोनेंस होता है। तो यहाँ पर तुम्हारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो लिखना, स्टेबिलिटी ऑफ एलाइलिक कार्बोकैटायन एंड कार्ब एनायन।
तो अभी हमने बेंजाइलिक देखा, और हम देखेंगे एलाइलिक कार्बोकेटाइन और कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी कैसे होती है। तो ये डालना स्टेबिलिटी ऑफ एलाइलिक कार्बोकेटाइन एंड कार्बोनाइन। एलाइलिक, व्हाट डू यू मीन बाय एलाइलिक? एलाइलिक मींस के पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिवली चार्ज कार्बन जो है इट विल बी प्रेजेंट नेक्स्ट टू अ डबल बॉन्ड। तो यू कैन ऑब्जर्व इट ओवर हियर कि हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2 पॉजिटिव था, या फिर हमारे पास ये है CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 नेगेटिव। दोनों केसेस पॉसिबल हैं। तो यहाँ पर रेजोनेंस कैसे होता है कि ये वाला बॉन्ड अगर यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ, CH2 पॉजिटिव CH एंड दिस बिकम्स CH3। ओके, सॉरी CH3 नहीं, दिस बिकम्स CH2 डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। और यहाँ पर हम ट्रांसफर करें तो एज वी नो कि यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तभी नेगेटिव चार्ज आया है। दिस लोन पेयर विल गेट ट्रांसफर्ड ओवर हियर और ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये बनेगा CH2। अब लोन पेयर इस पे आ गया, नेगेटिव इस पर है, एंड CH डबल बॉन्ड CH2। गॉट इट? तो इसका अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड बना लें ऊपर वाले का, तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनेगा? CH2 CH CH2, दोनों में पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया और दोनों पे पार्शियल पॉजिटिव हो गया। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो पहले एक ही कार्बन पे लोकलाइज था, ये डिस्पर्स होकर के दो पे पहुंच गया है। गॉट इट? तो इस पूरे पे नेगेटिव चार्ज हो गया ना, पूरे पे पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो गया। अगर हम इसका एक रेजोनेंस हाइब्रिड देखें तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा बनेगा, CH2 एंड दिस इज पार्शियल एंड दिस इज CH, दिस इज पार्शियल डबल बॉन्ड, दिस इज CH2, इससे पार्शियल नेगेटिव आ गया, इससे पार्शियल नेगेटिव आ गया। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है डिस्पर्स हो गया इस पर। बात समझ आ रही है कि नहीं? ओके एवरीवन, जो नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो रहा है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो रहा है। तो जिस चार्जेस के डिस्पर्स होने की वजह से स्टेबिलिटी हमेशा बढ़ जाती है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ गई। ऑल्सो अगर जो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है उसके दोनों तरफ कुछ ऐसे ग्रुप्स हों, जैसे यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3 ये हो गया, ये वाला ग्रुप हो गया, तो दिस विल बी इवन मोर स्टेबल देन दिस। बेंजाइल से कम होगा लेकिन दिस विल बी इवन मोर स्टेबल देन दिस। और सिमिलर केस हमारा एनायन के साथ भी हो सकता है कि CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर C नेगेटिव था, C नेगेटिव एंड दिस इज CH डबल बॉन्ड CH2। तो सिमिलर केस कैन हैपन विद दिस आल्सो, क्योंकि यहाँ पर आइदर साइड जा सकता है ना, ये इधर भी चला जाएगा उधर भी चला जाएगा, ये वाला भी इधर इधर दोनों तरफ जा सकता है। तो दिस इज स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल एंड बेंजाइल इज इवन मोर स्टेबल। गॉट इट? कर लो इसको। जैसे यहाँ पे इसका पॉजिटिव चार्ज जो था वो इस वाले टर्मिनल कार्बन में पहुंच गया था, सिमिलरली इसका ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे भी पहुंच सकता है जब ये वाला बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, और इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर पहुंच सकता है जब हम इसका यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। तो दोनों तरफ पहुंच सकता है ना, यानी कि अब ये पॉजिटिव चार्ज 3 कार्बन पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पहले ये 2 पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पहुंच सकता है और यहाँ भी पहुंच सकता है। तो पहले यहाँ पर ये 2 पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, अब 3 पर हो रहा है। तो therefore stability will be much more. Next application लिखना, acidic character of phenols. Acidic character of phenols. तो phenols का acidic character इससे कैसे अफेक्ट होता है, ये अगला एप्लीकेशन है, acidic character of phenols. Acidic character of phenols. हमने जब acidic character of alcohols पढ़ रहे थे तब देखा था हमने इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस में कि एसिडिक कैरेक्टर को हम 2 तरीकों से एक्सप्लेन करते हैं। कौन कौन सा तरीका? एक तो ईज ऑफ डोनेटिंग अ प्रोटॉन, ईज ऑफ डोनेटिंग अ प्रोटॉन H+ आयन, या फिर स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन लेफ्ट आफ्टर गिविंग एन H+ आयन। ठीक है, तो 2 तरीके हैं इसको एक्सप्लेन करने के। एक तो ये है कि कितना आसानी से आप H+ आयन को डोनेट कर पा रहे हो, और दूसरा ये है कि जो एनायन बाद में बचा वो कितना स्टेबल है। कैसे? H+ को डोनेट हम तब आसानी से कर पाएंगे जब ये वाला जो बॉन्ड हमको दिख रहा है, दिस वन यू कैन सी ओवर हियर, ये वाला जो OH बॉन्ड है, व्हेन दिस इज मोर पोलर। तो हम बोलेंगे यहाँ पर ईज ऑफ डोनेटिंग H+ आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो यहाँ पर हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ है, acidic strength
is directly proportional to ease of donating H plus, right? Donating H plus, and which is directly proportional to polarity of OH bond, which is directly proportional to polarity of OH bond. Got it? ये है. अब polarity of OH bond कैसे अफेक्ट होती है? तो अगर हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड देखें फिनॉल का, तो फिनॉल का रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ ये होता है. इफ यू रिमेंबर, दिस इज पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, और ऊपर जो यहाँ पर है पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा. ऑक्सीजन के ऊपर आता है पार्शियल पॉजिटिव. तो ऑक्सीजन एक तो वैसे ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऊपर से तुमने उसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव ला दिया, तो ये जो ऑक्सीजन है इट विल बिकम वेरी मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी. ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि ड्यू टू पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, its electronegativity increases, या we can say the polarity of OH bond increases. Polarity of OH bond बढ़ जाती है, और polarity of OH bond बढ़ जाएगा तो एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ जाएगा. आसान हो जाएगा इसके लिए इलेक्ट्रॉन का दे पाना. एसिडिक कैरेक्टर विल इंक्रीज. गॉट इट? सेकंड, अगर हम स्टेबिलिटी यहाँ पर देखें तो सेकंड में हम जब हमने H प्लस आयन दे दिया, तो H प्लस आयन देने के बाद ये देखो इसने फिनॉल ने अपना H प्लस आयन डोनेट कर दिया है. दिस फिनॉल हैज ऑलरेडी डोनेटेड हिज H प्लस आयन. तो H प्लस आयन डोनेट करने के बाद में जो ये बनेगा फिनॉक्साइड एनायन. इसको हम फिनॉक्साइड एनायन बोलते हैं. तो दिस इज अ फिनॉक्साइड एनायन. अब ये जो फिनॉक्साइड एनायन है, इट कैन स्टेबलाइज इटसेल्फ बाय रेजोनेंस. जो फिनॉक्साइड एनायन यहाँ पर बना है, it can stabilize itself by resonance. ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे इधर ट्रांसफर, ये इधर ट्रांसफर, एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा. ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर बचेंगे. यहाँ पर नेगेटिव आ गया, फिर ये नेगेटिव चार्ज इधर ट्रांसफर, बॉन्ड इधर ट्रांसफर, एंड दिस इज ओवर हियर. यहाँ पर नेगेटिव आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर ये बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ ट्रांसफर, बॉन्ड इधर ट्रांसफर, एंड दिस विल बी, यहाँ पर नेगेटिव आ गया. दीज आर बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये नेगेटिव चार्ज इधर ट्रांसफर, डबल बॉन्ड वापस इसके ऊपर. दिस बिकम्स अगेन O नेगेटिव एंड बॉन्ड सी हो गया. तो इसका जब हम रेजोनेंस हाइब्रिड देखते हैं, तो रेजोनेंस हाइब्रिड हमको कुछ ऐसा दिखेगा. इफ यू लुक एट इट्स रेजोनेंस हाइब्रिड, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, ऊपर ऑक्सीजन पार्शियल डबल बॉन्ड, एंड इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव. तो वी कैन सी कि जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लोकलाइज था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एंड जब डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो फिनॉक्साइड आयन स्टेबल हो गया, एंड फिनॉक्साइड आयन स्टेबल है, दैट्स व्हाई आसानी से H प्लस दे करके मोर एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा. तो दिस इज एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल. यू कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस. इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं. तो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल में दोनों टॉपिक हो गए थे ना, स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन और ईज ऑफ रिलीजिंग H प्लस. ये दोनों चीजें हमारी लास्ट क्लास में हो गई थी, राइट? तो नेक्स्ट, हाइपर एक्टिविटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन एंड एनिलीन. यू कैन से फिनॉक्साइड आयन और एनिलीन जो हैं, ये काफी ज्यादा हाईली एक्टिव होते हैं. हाइपर एक्टिविटी होती है इनकी, और ये हाइपर एक्टिव होने की वजह से क्या करेंगे ये समझना. जनरली अगर हम खाली एक बेंजीन रिंग की बात करते हैं, ऑन अ सिंगल बेंजीन रिंग, या फिर कोई हेलो एरीन वगैरह भी अगर आ जाए, तो उस केस में अगर मुझे यहाँ पर से किसी हाइड्रोजन को हटा करके लगाना है, तब अंश अपना वो म्यूट कर लो. अंश का तो म्यूट है, आराम म्यूट कर लो. हाँ, तो
अगर यहाँ पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं एंड ए आई वांट टू रिमूव दिस हाइड्रोजन और कुछ और मुझे यहाँ लगाना है, जैसे कि मुझे यहाँ पर Cl लगाना हो सकता है, NO2 लगाना हो सकता है, Br लगाना हो सकता है, SO3H लगाना हो सकता है, CH3 लगाना हो सकता है, CH3CO लगाना हो सकता है, whatever I want to add over here. तो मुझे इनमें से एक न्यूक्लियोफाइल को मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल को निकालने के लिए और इन सब पॉजिटिव चाहिए तभी यहाँ पे अटैक करेंगे और वो हटेगा। तो इनको ये सब क्या है, ये सब इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। इन इलेक्ट्रोफाइल्स को जनरेट करने के लिए एक ल्यूइस एसिड की जरूरत पड़ती है, एक ल्यूइस एसिड की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब हमारे इसके साथ बेंजीन रिंग के साथ होगा तो जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब फिनॉक्साइड आयन और एनिलीन के साथ ये रिएक्शंस होती हैं या फिनॉल या एनिलीन के साथ हम बोल सकते हैं रिएक्शन होती हैं, देन इन दैट केस हमको इनकी जरूरत नहीं पड़ती। कहने का मतलब इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट बेंजीन रिंग खुद ही कर लेती है। कैसे? लेट्स सी एन एग्जांपल कि यहाँ पर कुछ ऐसा होता है, दिस वी हैड O नेगेटिव, साथ में Na पॉजिटिव, वी कैन से ओवर हियर ये प्रेजेंट है। इसमें जब हम CO2 डाल देते हैं तो जनरली तो CO2 रिएक्ट कर, CO2 नॉन पोलर है ना, इसके अंदर ये इस तरह से CO2 हमारा नॉन पोलर है, लेकिन इस O नेगेटिव का पार्शियल चार्ज यहाँ पर इतने ज्यादा आते हैं, ये इतना ज्यादा एक्टिव है कि ये क्या करेगा, इस CO2 को खुद ब खुद पोलराइज कर देगा। एंड कैसे पोलराइज करता है CO2 को, वी कैन सी ओवर हियर, यहाँ पर ये तो O नेगेटिव एज इट इज लगा हुआ है, O नेगेटिव Na प्लस, एंड CO2 कैसे अटैच हो जाएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन पहले से अटैच था, का ये जो CO2 था उसको ऐसे कर दिया गया, O नेगेटिव और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो और ये भी यहाँ पे अटैच हो गया। बात समझ आ रही है कि नहीं एवरीवन? एवरीवन गेटिंग दिस पॉइंट? और ये वाला जो है वो साइमल्टेनियसली यहाँ ट्रांसफर हो गई होगा, तो क्या चीज बनेगी, तो हम ये देख सकते हैं कि ये कुछ ऐसा बन जाएगा कि यहाँ पर ये CO नेगेटिव डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा और ऊपर जो था वो एज इट इज O नेगेटिव Na पॉजिटिव अटैच था ही, ठीक है। और बाकी बॉन्ड्स को नहीं छेड़ना है, वो जैसे थे वैसे रहेंगे। अब ये हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ दे करके और H पॉजिटिव बन के निकल जाएगा। तो जब H पॉजिटिव बन करके निकलेगा तो व्हाट विल हैपन, फाइनली हमारे पास ये चीज आ जाती है। अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने ये रिएक्शन करी है, जो H पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा वो उस पर चला जाएगा। याद आया? कहीं पर करी है रिएक्शन, सर कोल बेस रिएक्शन, कोल बेस रिएक्शन है। बात समझ आ रही है? तो ये किस वजह से हुआ, ये हुआ इस O नेगेटिव की हाइपर एक्टिविटी की वजह से। ये O नेगेटिव बेंजीन रिंग को इतना हाईली एक्टिवेट कर देता है कि वो खुद ब खुद अपने पास वाली चीज को पोलराइज कर सकता है, उसको किसी पोलराइजिंग एजेंट की जरूरत नहीं है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ, ये तो खैर सिंपल सी बात है, यू कैन नोट इट इजीली। अच्छा, एक एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो एक रिएक्शन हमने और देखी है, जब बेंजीन रिंग के ऊपर जब हमारे पास यहाँ पर O नेगेटिव नहीं था तब भी हमको CO या CO2 से रिएक्शन करानी पड़ी, तो हमको डालना पड़ा CO साथ में HCl ताकि उसको पोलराइज कर सके। हालांकि वो खुद भी पोलराइज है, फिर भी इसको एक इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए हमको CO इन प्रेजेंस ऑफ HCl और यहाँ पे एनहाइड्रस CL3 डालना पड़ा था, है ना। तो इतने सब ये ल्यूइस एसिड रिएजेंट हमको क्यों डालना पड़ रहा है, क्योंकि बेंजीन रिंग जो है वो इसको पोलराइज नहीं कर सकता। एंड अगर हमको चाहिए कि इसको पोलराइज करने वाला इलेक्ट्रोफाइल बनाने वाली चीज चाहिए, तो वी हैव टू पुट ऑल दीज थिंग्स। तो ये क्या बन जाता है फाइनली, ये CHO बनता था। याद आ गया? क्या नाम है इस रिएक्शन का, गैटरमैन-कोच रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जब रिएक्शन होती है विद बेंजीन रिंग, विद बेंजीन, तो वी आर रिक्वायर्ड विद ल्यूइस एसिड, राइट।
और जब हमारे पास रिएक्शन बिना उसके तो कोई ल्यूइस एसिड सीधे रिएक्शन होती है। यू कैन नोट इट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ CO के साथ CO2 के साथ ही ऐसा होगा। हमने कुछ रिएक्शंस और देखी हैं, या देख सकते हो आप एल्कोहॉल्स नॉन ईथर्स वाले चैप्टर के अंदर, कि जब हम फिनॉल की रिएक्शन Br2 के साथ कराते हैं इन CS2, Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CS2, सो इट इज CS2 कार्बन डाइसल्फाइड एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो जब Br2 की रिएक्शन CS2 के प्रेजेंस में कराएंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, देन नॉन पोलर होने के बावजूद भी दिस OH हैज एन एफिशिएंसी टू पोलराइज दिस Br। कैसे? तो फर्स्ट लुक एट ओवर हियर। तो ये कुछ ऐसे होगा कि यहाँ पर जो पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं वो इतने ज्यादा हैं ड्यू टू द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स एंड ऑल, कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन था, ये हमारा Br है। ओके, ये हमारा Br है। तो यहाँ पर जब पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा ड्यू टू रेजोनेंस, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है इट विल ट्राइंग टू पोलराइज दिस Br मॉलिक्यूल। पोलराइज कैसे? इसके इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पीछे की तरफ पुश करेगा। तो व्हाट विल हैपन, इवेंचुअली ये वाला जो बॉन्ड है दिस विल गेट ट्रांसफर्ड ओवर हियर। तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया ना, तो फिर ये Br जो है अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पकड़ा देगा एंड खुद इधर अटैच हो जाएगा। तो व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट यू कैन ऑब्जर्व? द फाइनल रिजल्ट यू कैन ऑब्जर्व इज दिस, कि यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ आ गया था, ये H है, यहाँ पर क्या अटैच हो गया? Br अटैच हो गया, और साथ में क्या निकल गया? Br नेगेटिव निकल गया। और यहाँ पर क्या चीज होगी? दिस इज OH एज इट इज, और यहाँ पर क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। बात समझ आ रही है? नाउ व्हाट कैन हैपन इज कि ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ये यहाँ से वापस बॉन्ड ट्रांसफर कर दिया और H पॉजिटिव बन के Br नेगेटिव लेके अलग। तो व्हाट वी फाइनली गेट इज दिस, हमको फाइनली ये चीज मिल जाएगी। तो यहाँ Br मिल गया, यहाँ OH मिल गया जो था ही नॉर्मली, एंड दिस इज इट। और ऐसा सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पे तो होगा नहीं, पैरा पोजीशन पे भी, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आता है, वहां भी हो सकता है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव आता है, यहाँ भी हो सकता है। तो दिस पोलराइजेशन इज डन बाय फिनॉल इटसेल्फ, जिसको किसी ल्यूइस एसिड की जरूरत नहीं है। जब आप बाकी में रिएक्शन देखोगे बेंजीन रिंग के साथ जब हमको Br लगाना होता है, तो व्हाट वी डू इज, बेंजीन रिंग का अगर हमको ब्रोमिनेशन कराना है तो मैं इसमें डालूंगा Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 या फिर Fe डार्क, इवेंचुअली बनता वही है। तो फिर यहाँ पर Br लग जाता है। बात समझ आ रही है? तो बेंजीन रिंग के साथ हमको Br की जरूरत पड़ रही थी, मतलब सॉरी ल्यूइस एसिड की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन इसके साथ ल्यूइस एसिड की कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे बन गया। दिस ऑल्सो यू कैन राइट एज एन एग्जाम्पल, दिस इज एन एग्जाम्पल। ओके, जस्ट डू इट। और देखो इसके बाद ये तो चलो बात हुई कि नॉन पोलर मीडियम था, उसके अंदर ये पोलराइज कर दिया। अब सोचो अगर पोलर मीडियम मिल जाएगा तो क्या होगा? तो वैसे तो इसमें ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिल रहे हैं, लेकिन अगर इस फिनॉल के अंदर ही Br2 को ऐड करते वक्त हमको पोलर मीडियम मिल जाए, CS2 तो नॉन पोलर मीडियम था ना, इफ इट गेट्स अ पोलर मीडियम, तो इसकी रिएक्टिविटी और बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बताओ। हाँ भाई, अभी इसको पोलराइज करना पड़ रहा था, लेकिन अब इसको Br2 मिल गया इन प्रेजेंस ऑफ H2O, तो इसकी जो पोलैरिटी है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। पोलर मीडियम मिल गया ना, तो वो हेल्प कर रहा है इसको पोलराइज करने में। तो जब ये हेल्प करेगा तो पोलर मीडियम के अंदर इसकी एक्टिविटी और भी बढ़ जाती है और तीनों पोजीशन पर Br इकट्ठा आ जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? जब इसको नोट कर रहे हो तो साथ साथ ये बातें लिखते रहना कि पोलर मीडियम आ गया तो ये हो गया, नॉन पोलर मीडियम था तो ये था। तो ये सारी चीजें ये साथ साथ बॉक्स बना के लिखते रहना। रिएक्शन तो तुमको सीधे सीधे एनसीईआरटी में मिल जाएगी, बट हमारा मेन मकसद तो वो समझने का है ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। Br वैसे तो हमारा होता है नॉन पोलर, है ना Br2, तो ये नॉन पोलर है, लेकिन अगर यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल हमारे पास होगा तो H2O में पार्शियल नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो इट कैन हेल्प इन पोलराइजिंग दिस। ठीक है देविका? पोलर की एक्टिविटी बढ़ी
कैसे पोलर मीडियम में इसलिए वही ना, क्योंकि अगर जो CS2 था, CS2 नॉन पोलर होता है, दिस इज CS2, तो इट इज नॉन पोलर। तो CS2 नॉन पोलर होने की वजह से ना लीनियर स्ट्रक्चर है, तो ये नॉन पोलर होने की वजह से ये इसको पोलराइज नहीं कर सकता, लेकिन ये पोलराइज कर रहा है। जब Br यहाँ पे अटैच होगा तो Br पोलराइज होकर के जब Br पॉजिटिव Br नेगेटिव बनेगा तभी अटैच होता है। इससे पहले वाले केस हमने देखा है ना, जब तक ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, पोलराइज नहीं होगा, तब तक ये यहाँ पे अटैच नहीं हो सकता। तो इसको तोड़ने में हेल्प कौन कर रहा है, ये करेगा या ये करेगा? H2O. H2O करेगा, है ना। तो जो हेल्प करेगा ब्रेक करने में वो रिएक्टिविटी बढ़ा देगा। इस वाले केस में जब Br2 इन CS2 रहा था तो उसने खुद को पोलराइज नहीं किया था। यहाँ पर हुआ ये था कि जब हमको जब इसमें देखते हैं तो पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आते हैं ना रेजोनेंस की वजह से, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आते हैं ना, तो हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उस पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वजह से वो पोलराइज हो गया। ठीक है, बेसिकली इसने इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल किया पीछे की तरफ और यहाँ पर ये पोलराइज हो गया सर। ओके, तो सर फिर ऐसे तो पार्शियल नेगेटिव तो इन केस ऑफ H2O में भी उस मॉलिक्यूल में तो होगा पार्शियल नेगेटिव। हाँ, तो वही तो बात आई ना, ये हेल्प कर रहा है इसको पोलराइज करने में, और वहां पर भी होगा। तो वही है ना, पहले इनिशियली जब हमने Br2 इन CS2 किया था तो ओनली प्रोडक्ट क्या बन रहे थे, एक यहाँ पे Br अटैच हो गया और दूसरे प्रोडक्ट में पैरा पे Br अटैच हो गया, तो मतलब कि एक ही जगह अटैच हो पा रहा था, एक्टिविटी कम थी, मतलब दो प्रोडक्ट बने थे, एक ये वाला और एक ये वाला। लेकिन जब ये आ गया H2 आ गया तो फिर तीनों पे इकट्ठा लग गया। ओके सर। ओके, हाँ, तो हाइपर एक्टिविटी ऑफ एनिलीन, एनिलीन के साथ क्या चक्कर है यहाँ पर देखें, तो एनिलीन के साथ ये था कि व्हेन वी डू दिस, यहाँ पर हम NH2 लगाते हैं, NH2 यहाँ पर डालते हैं हम Br2 इन इथेनॉइक एसिड डालते हैं यहाँ पर एक वीक एसिड के प्रेजेंस में। तो व्हाट हैपेंस इज कि यहाँ पर Br जो है वो जाकर के तीनों पोजीशंस पे लग जाता है, मतलब यहाँ पर NH2 था और इसने इसको इतना एक्टिवेट कर दिया कि Br यहाँ, यहाँ और यहाँ इकट्ठा लग गया, तीनों पोजीशन पर जाके लगा दिया। ठीक है, नाउ अब ये तीनों पोजीशन पर लग गया है ड्यू टू हाइपर एक्टिविटी ऑफ दिस NH2 ग्रुप। अदरवाइज एक ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बनता है, एक पैरा वाला प्रोडक्ट बनता है, ये तीनों पे लग गया। नाउ अब अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें तीनों वाला नहीं चाहिए, तुमको एक एक सिंगल वाला ही चाहिए या खाली ऑर्थो या खाली पैरा वाला प्रोडक्ट चाहिए, तो व्हाट वी कैन डू इज हम इसकी एक्टिविटी को रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे रिड्यूस करेंगे? इसकी एक्टिविटी किसकी वजह से? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन पेयर बेंजीन रिंग के अंदर जाकर के वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को काफी बढ़ा रहा है, दैट इज द रीजन। So we can take away its lone pair for a short time period, temporarily इससे इसका इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो अलग हटा दो। कैसे अलग हटाएंगे? तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा NH2 था यहाँ पर, we will do its acetylation। acetylation मतलब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे CH3 CO2 CO whole twice और O, क्या बोलते हैं इसको, एसिटिक एनहाइड्राइड। और इससे रिएक्शन कराने के बाद में ये कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो, it will become like this कि NH C डबल बॉन्ड O CH3। तो अब जो इसका इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इसके साथ रेजोनेंस में जा सकता है। कैसे? ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, एंड फिर ये वापस आ जाएगा, ये बना ना, ये बना NH डबल बॉन्ड CO नेगेटिव CH3, तो ये फिर वापस आ सकता है और ये वापस इसका लोन पेयर आ जाएगा। तो इस तरह से इसमें रेजोनेंस हो जाएगी। तो कुछ देर के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर उससे चला गया, जिसकी वजह से इसकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। नाउ यू कैन पुट Br2 ओवर हियर, Br2 इतना कैसे चुकी वो डाल सकते हो। तो अब जो हमारा यहाँ पर Br है वो सिर्फ पैरा पोजीशन पर मिलेगा, तीनों पोजीशन पर नहीं आएगा। तो वी हैव डन NHCOCH3 बना दिया हमने इसको, जिसकी वजह से सिर्फ पैरा पे Br आया, तीनों पे नहीं आया क्योंकि एक्टिविटी रिड्यूस हो गई। नाउ व्हाट वी कैन डू इज, इसके बाद में फिर हम इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे। हाइड्रोलिसिस कराने से ये जो चीज थी ये यहाँ से हट जाएगी और ये फाइनली हमारे पास वापस वही आ जाएगा जो था। तो इट हैज बिकम वापस NH2 हो गया, ये Br हो गया और वो चीज अलग निकल जाएगी। ओके
बात समझ आई भाई? तो इसकी एक्टिव हाइपर एक्टिविटी जो थी उसको हम कम कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को, ये जो एसिटाइलेशन करके हमने इसकी एक्टिविटी को कम किया है, हम इस प्रोसेस को बोलते हैं दिस इज प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप, कि हमने अमीनो ग्रुप को प्रोटेक्ट कर दिया। अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन चैप्टर 13 दैट इज अमाइन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। हमने अमीनो ग्रुप को प्रोटेक्ट कर दिया, वी हैव प्रोटेक्टेड द अमीनो ग्रुप। अब इसमें एक जगह प्रोटेक्शन और होती है, बट वो हाइपर एक्टिविटी नहीं है। उसमें हम क्या करते हैं कि NH2 जो है, इसको मैं बता दे रहा हूँ, बट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ हाइपर एक्टिविटी, ओके, बट वो कहीं ना कहीं हमारे आएगा आगे रिएक्शंस में, उसमें ये वाला चीज इन्वॉल्व होती है, हाइपर एक्टिविटी नहीं है, अगेन आई एम सेइंग इट, बट प्रोटेक्शन करना पड़ता है। तो प्रोटेक्शन में क्योंकि रेजोनेंस होती है, तो मैं उसको वहीं पे बता दे रहा हूँ, you will easily get this। देखो, अगर हम यहाँ पर करते हैं इसका नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन करने के लिए हम डालते हैं यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड HNO3, है ना। नाइट्रेशन के ये हमारे जनरल रिएजेंट्स होते हैं। तो नाउ व्हाट हैपेंस इज कि यहाँ पर हमको ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मिलना चाहिए, दैट इज ट्रू। तो हमको यहाँ पर ऑर्थो पे NO2 मिलता है, ठीक है, पैरा पे NO2 मिलता है, बट साथ साथ एक प्रॉब्लम और हो गई, पैरा पे मिलता है, लेकिन एक एप्रिशिएबल अमाउंट में हमको प्रोडक्ट जो है वो यहां पर भी मिल जाएगा, एट मेटा पोजिशन। सोच सकते हो व्हाट कैन बी द रीजन? ये जो मेटा प्रोडक्ट मिला है, ये और ये भी नहीं कि थोड़ा बहुत मिलता हो, काफी अच्छे खासे अमाउंट में, मोर देन 40% के आसपास इसका अमाउंट होता है। तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मिलते हैं क्योंकि NH2 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, बहुत ही सिंपली बात समझ में आती है। लेकिन मेटा प्रोडक्ट क्यों मिल रहा है हमको? मेटा डायरेक्टिंग तो ये है नहीं, तो ये क्या, लोन पेयर की वजह से। हाँ, इसमें लोन पेयर की वजह से, तो ऑर्थो पैरा तो लोन पेयर की वजह से ही हो रहा था ना। जब ये लोन पेयर अंदर जाएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट तो मिलना चाहिए, ये बात समझ में आती है। लेकिन मेटा प्रोडक्ट ज्यादा मिल रहा है, ऐसा क्यों? द रीजन बीइंग कि यहाँ पे जो H2SO4 था, उसका H+ जाके इसके साथ चिपक जाता है लोन पेयर के साथ, और ये बन जाएगा NH3 पॉजिटिव। और अगर बेंजीन रिंग पर NH3 पॉजिटिव हो गया, तो फिर वो ग्रुप +R नहीं रहेगा, वो -R बन जाएगा। और -R ग्रुप कैसा होता है? मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो कुछ हमको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, कुछ हमको मेटा डायरेक्टिंग के प्रोडक्ट मिल रहे हैं। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? तो जिसका H+ था वो आगे चिपक गया, NH3 पॉजिटिव बन गया, NH3 पॉजिटिव बन जाएगा, तो हमको मेटा डायरेक्टिंग वाले मिलेंगे, ग्रुप्स मिलेंगे। तो मेटा डायरेक्टिंग तो ये था नहीं। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? हु इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम? ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, यही मेन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो हम क्या करें कि इसका इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ी देर के लिए इससे हटा दें। जब इसका इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ी देर के लिए इससे हटा देंगे, तो H+ उसके पास अटैक नहीं कर पाएगा आसानी से, वी कैन रीलोकलाइज इट। अभी ये एक जगह बैठा हुआ है, हम इसको घुमा देते हैं थोड़ा सा। तो घुमाने के लिए क्या करते हैं? वही काम करते हैं, एसिटाइलेशन फिर से। तो अब जब हम यहाँ पर HNO3 H2SO4 डालेंगे, if I put concentrated HNO3 and H2SO4 over here, H2SO4 over here, तो हमको सिर्फ पैरा प्रोडक्ट में NO2 मिल जाएगा, ऑर्थो मेटा नहीं मिलेंगे। तो वापस हाइड्रोलिसिस करो और यहाँ पर पैरा प्रोडक्ट बना लो। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि हमने लोन पेयर उसका हटा दिया कुछ देर के लिए उससे, सो विल गेट अ मेजर प्रोडक्ट एट मेटा पोजीशन। यू कैन राइट दिस आल्सो। तो दिस इज इट। ये हमारा हाइपर एक्टिविटी जो है, दिस इज ओवर। ओके, देयर इज वन लास्ट एप्लीकेशन, इफेक्ट ऑन डाइपोल मोमेंट। इफेक्ट ऑन डाइपोल मोमेंट, रेजोनेंस का इफेक्ट डाइपोल मोमेंट पर ही पड़ता है। और कैसे पड़ता है, तो इसको समझते हैं। इफ वी कंपेयर द डाइपोल मोमेंट ऑफ CH3CH2Cl and the dipole moment of benzyl chloride, chlorobenzene, so which one of them will have a greater dipole moment and why? Which one of them will have a greater dipole moment and why? तो यहाँ पर इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो कम होता है। उसके दो रीजन हैं। क्या रीजन है? दो रीजन में पहला रीजन ये आता है कि जो हमारा CX बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है, या CCl बॉन्ड वी कैन से, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लोरीन ही मेंशन कर दिया है।
तो CCl बॉन्ड के अंदर जो हमारा ये कार्बन है, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो पोलैरिटी कम हो जाएगी। ये बात समझ आ रही है एवरीवन? ये जो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जब वो कम हो जाएगा तो पोलैरिटी कम हो जाएगी। एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन ये है, हम जानते हैं कि जो हमारा पोलैरिटी होता है दैट डिपेंड्स ऑन बोथ द पार्शियल चार्जेस एंड द बॉन्ड लेंथ। हमने फॉर्मूला पढ़ा है P is equals to Q into 2A, राइट? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द फॉर्मूला P is equals to Q into 2A, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चार्ज पर तो डिपेंड करता है, साथ साथ बॉन्ड लेंथ पर भी डिपेंड करता है। तो व्हाट हैपेंस इज कि इसके अंदर ड्यू टू रेजोनेंस देयर आर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। रेजोनेंस की वजह से देयर आर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं इन CCl बॉन्ड। गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? हाँ भाई, CCl बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से द बॉन्ड विल बिकम स्मॉलर, और बॉन्ड स्मॉल हो जाएगा तो डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा। यू कैन सी डाइपोल मोमेंट इज Q into 2A. So if 2A decreases, 2A means जो भी लेंथ थी बॉन्ड लेंथ, और I can write it as D if you are being confused, तो D लिख देते हैं। तो D जो था यानी कि this distance, अगर ये बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है ड्यू टू द रेजोनेंस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से, तो P भी कम हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट विल डिक्रीज। ओके, दिस वाज द लास्ट टॉपिक इन रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस और उसके एप्लीकेशन हमारे यहाँ पर खत्म। इसके बाद हम अगले इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पर चलेंगे। कौन सा? नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट वाज हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, सो राइट अ हेडिंग हाइपर कॉन्जुगेशन, चलते हैं।